औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास MGD 602 का थीम नंबर 2 है, जिसमें हमने पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो कल हमने पढ़ा था पोटेंशियल बेनिफिट्स। हमने पढ़े थे कि एक बेनिफिट क्या है एंटरप्रेन्योर को, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होना इतना भी आसान नहीं है, बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। हम ये सब चीज़ें इंजॉय तो करते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी के खुद इंचार्ज हैं, हम इनोवेटर हैं, हमारी कोई एज लिमिट नहीं, हम जब मर्ज़ी चाहें अपना काम जो है वो करें, चाहे 9 to 9 करें, चाहे 9 to 2 करें। ठीक है, उसके बाद हम अपने सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर, हम पर्सनल इंजॉय करते हैं, जो हमारा जो कारोबार है वो ग्रोथ कर रहा होता है, हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हैं। हमें शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, फ्रीडम मिल जाता है, हम जिस मर्ज़ी के साथ काम कर सकते हैं। हमें अपनी जो चांस मिल जाता है अपने लर्निंग शेयर, जो हमने सीखा होता है उसको शेयर करने का। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि हमने जो एज ए एंटरप्रेन्योर अपना कारोबार स्टार्ट किया होता है वो एज अ फैमिली बिजनेस भी बन जाता है। बट एट द एंड उनके कोई ना कोई मुश्किलात भी तो है ना, कि एंटरप्रेन्योर को क्या क्या मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर ये है कि देयर इज़ नो फिक्स्ड इनकम, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है, हम एक एंटरप्रेन्योर के बारे में सोच लेते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो कारोबार है, कारोबार करने वाला, लेकिन अब उस लिहाज से भी देखें कि उसकी एक इनकम जो है वो एज अ कंट्री इकोनॉमी जीडीपी के लिहाज से लो भी हो जाती है, हाई भी हो जाती है। ठीक है, देयर इज़ नो फिक्स्ड इनकम, ये मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, यही ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, ऑलवेज रिस्क टेक और फेलियर, रिस्क टेकिंग काम है। ठीक है, फेल होने का इसमें ये भी डर होता है कि हमारी कहीं तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया ना हो जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पर है कि आपको बहुत देर तक काम करना पड़ता है, आपको अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में भी बहुत सा वक्त लग जाता होता है, चाहे आप रातों को बैठ के करें, चाहे आप दिन में बैठ के करें। फिर लॉन्गर वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो आपके बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल आपको बहुत से इश्यूज आते हैं। कई लोगों के जो कारोबार हैं वो स्टेबल हो जाते होते हैं, कुछ लोगों के कारोबार स्टेबल नहीं होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि स्ट्रेस हमें बहुत होने लग जाता है कि कहीं हमारे जो पैसे हैं वो डूब ना जाएं। ठीक है, कहीं जो हमारा जो कारोबार है हम उसको स्टेबल भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कुछ जो हमें प्रेशर होता है पीछे, उसकी वजह से भी हम अपना जो एज एंटरप्रेन्योर जो है वो कारोबार में कामयाब नहीं हो सकते। अब वो ज़्यादातर जो हमारे पास प्रेशर होता है वो फैमिली प्रेशर होता है, मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं जिनको हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें मायूस कर देती हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो कारोबार जो है वो आधा ही बीच में छोड़ देते, तमाम पैसों को तबाह व बर्बाद कर देते हैं जो हमने खुद कमाए होते हैं, या आपने किसी से अगर लोन भी लिया होता है उससे भी स्टार्ट करते, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। ओके, उसके बाद यहाँ पर है कि आपको फ़िज़िकल एफ़र्ट करनी पड़ती है, फ़ाइनेंशियल एनालिसिस को देखना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है कि हमें अपने फैमिली की एक्सपेंसेस का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपनी सोशल लाइफ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो कारोबारी लिहाज से जो हमारी लाइफ गुजरी है हमने उसका भी ख्याल रखना है, और जो हमारे घर की लाइफ है हमने उसका भी ख्याल रखना है कि वो हमारे घर पर असरअंदाज ना हो। ठीक है, अगर हमने डेब्ट लिया है, मतलब कर्ज लिया है, तो वो हमारे लिए एक बर्डन है। ठीक है, बहुत ही बड़ा बर्डन है, ना कि इतना ज़्यादा बर्डन हमें तब नहीं महसूस होता जब हमने खुद कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट किया हो। ठीक है, जो हमने डेब्ट लिया हो और वो भी डूब गए हों, ठीक है, तो वो ज़्यादा हम पर बर्डन महसूस होते हैं। डेडलाइंस के साथ डिफिकल्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपको ज़्यादातर होगा कि आपको ये है कि आपकी डेडलाइन ये है कि कोई और इस पहले आपकी आपकी जैसे प्रोडक्ट लॉन्च करे, आप उससे पहले जो है अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें। अब कंज्यूमर्स और मार्केट्स के अपने अपने ट्रेंड होते हैं, आपको उन ट्रेंड्स के लिहाज से भी चलना पड़ता है। तो ये हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। सोर्स मोटिवेशन क्या है जिससे एंटरप्रेन्योर जो है वो मोटिवेशन हासिल करता है? इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इकोनॉमी से एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत से आइडियाज़ लेता है। ठीक है, आपको अपने ये भी देखना है कि कंट्री में इन्फ्लेशन चल रही है, डिफ्लेशन चल रही है, जीडीपी के रेट्स क्या चल रहे हैं, टैक्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है इकोनॉमी और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बताते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारे पास आजकल जो वुमेंस हैं वो एज ए एंटरप्रेन्योर जो है वो इंक्रीज़ कर रही हैं डे बाय डे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे कि गाँव से उठे हुए लोग जब शहर में आते हैं तो वो गाँव में जो
सहूलियात नहीं होती उनको ज़्यादा अच्छे से बयान कर पाते हैं एज अ शहरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डिग्रीज़ हैं, हमें एंटरप्रेन्योर एज अ डिग्री में एंटरप्रेन्योरशिप में डिग्री हासिल करनी चाहिए ताकि हमारी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएं। इनक्यूबेशन सेंटर भी जो हैं वो हमारे बहुत सी मदद करते हैं जो जिस चीज़ में हम चाह रहे होते हैं। अगर हम उनको अपने आइडियाज़ दिखाते हैं, अगर उनको हमारा आइडिया पसंद आता है तो वो उनको हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि शिफ्ट टू सर्विस मनी, सर्विस इकोनॉमी। इससे हमें बहुत से नए आइडियाज़ मिलते हैं कि हम अपनी जो चीज़ हमने बनाई होती है वो हम एज आ सर्व करें और देखें कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनको किस तरह से पसंद आ रही है। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा आइडिया, जैसे कि जापान की यहाँ पर एग्जांपल दी गया है कि यहाँ पर ओल्ड एज पीपल्स जापान में बहुत ज़्यादा है, तो लोगों उनके लिए केयर टेकर नहीं है, तो जापान ने क्या बना दिए, रोबोट्स बना दिए उनके केयर करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी थी तो वहाँ पर रोबोट्स के अबाउट सोच लिया गया है। अचीवमेंट फील करना कि आप किसी चीज़ जो आपने आइडिया बनाया है वो कामयाब होता जा रहा है। ई कॉमर्स अब आजकल जो है वो ई कॉमर्स का ही दौर है कि आप ऑनलाइन लेन देन करें, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो वो एज इंटरनेट से ही ऑर्डर कर देता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है, ठीक है। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, हम एक एंटरप्रेन्योर किस तरह से बन सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर मैं आपको अपनी ज़ुबान में बता देती हूँ, उर्दू में ही। यहाँ को इतना लंबा पैराग्राफ पढ़े बगैर यहाँ पर क्या कहा गया कि आपने जब एक एंटरप्रेन्योर हो, आप यह नहीं कह सकते कि आपने स्क्रैच बिल्कुल ज़ीरो से आपने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, या आपने अपने एक आइडिया को जनरेट किया है, उसको एज अ बिज़नेस में डेवलप कर दिया है, ठीक है। फिर आपने एक बिज़नेस, आपने जो फैमिली है, फैमिली के बिज़नेस को आपने जॉइन कर लिया, तो क्या आप एंटरप्रेन्योर हो कि नहीं हो? तो यस, आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। अगर आपने फैमिली बिज़नेस भी जॉइन किया तब भी आप एंटरप्रेन्योर हो। जब आपने बिल्कुल स्क्रैच से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तब भी आप एंटरप्रेन्योर हो। और जब आपके पास एक यूनिक बिज़नेस आइडिया है उसको आपने डेवलप किया तब भी आप एक एंटरप्रेन्योर हो। और जब आप अकेले हो, अब अपने अकेले को ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो अ माइथ। हम तमाम ये सोचते हैं कि एक अकेला बंदा भी क्या एंटरप्रेन्योरशिप होता है। हाँ जी, वो होता है, ठीक है। एक इंजीनियर, डॉक्टर भी एक एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है जब वो अपना कारोबार स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब अपनी फील्ड, अब यहाँ पर क्या है कि हम अपने प्रोफेशन से ही अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप किन मल्टीपल वे से आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आप अपना बिल्कुल स्क्रैच से कारोबार शुरू करें, मतलब वेंचर, एस्टैब्लिशिंग न्यू वेंचर बिजनेस, बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस आप पकड़ें, फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप कि फैमिली का जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कर लें, तब भी आप एक एंटरप्रेन्योरशिप ही हैं। और फ्रेंचाइजिंग, किसी की फ्रेंचाइजिंग में आप अपने किसी के जिनको कहते हैं फ्रेंचाइजिंग, किसी भी फ्रेंचाइज में से उसके शेयर्स को खरीद लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर इस पैराग्राफ में कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको पढ़ते हैं कि व्हेन सम ग्रेजुएट ड्यूरिंग देयर स्टडीज थिंक ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर्स, दे ड्रॉप आउट एंड देयर लक इन देयर बिजनेस इज कॉल्ड एकेडमिक स्पिन आउट। एकेडमिक स्पिन आउट किसको कहते हैं कि जो अभी स्कूल या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में किसी से मिलें और वहाँ से ही आइडिया पकड़ें और अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, अपनी लक और ट्राई करें, तो उसको हम एकेडमिक स्पिन आउट कहते हैं, ठीक है। When students get to have some idea through some teacher in some videos they watch, then they go for starting their own business को हम inside out approach कहते हैं, ठीक है। जब वो अपने किसी टीचर से लेते हैं या किसी वीडियो से लेते हैं, किसी भी ऑनलाइन या किसी भी वीडियोस को देख के या किसी भी टीचर से या किसी को देख के बिजनेस अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उनको इनसाइड आउट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। जब व्हेन समबडी हु इज़ वर्किंग समवेयर, और कहीं पर काम कर रहा है, उसको वहाँ से बिजनेस आइडिया आया है, ठीक है, वो इंक्यूबेशन सेंटर जाता है अपनी यूनिवर्सिटी की और बताता है, उसको फैसिलिटेट करती है फिर इंक्यूबेशन सेंटर, जब उनको पसंद आता है तो हम इसको आउटसाइड अप्रोच कहते हैं, ठीक है। ये आपने इनकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और ये अपने मल्टीपल वेज भी अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग न्यू वेंचर, ये जब आप अपना एक हमने इनको स्टेप वाइज पढ़ना है सब कुछ। इस्टेब्लिशिंग न्यू वेंचर, जब आप अपना खुद का एक स्क्रैच बिल्कुल कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उसको हम इस्टेब्लिशिंग न्यू वेंचर कहते हैं। इसमें क्या है कि रिक्वायर्स करता है ज़्यादा टाइम को, ये रिस्क टेकिंग होता है, फाइनेंस, इसमें पैसे बहुत चाहिए होते हैं, आपने इसमें अपनी किस्मत को आजमाना होता है,
ठीक है, इसका साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। उसके बाद व्हेन देयर इज़ रिस्क ऑफ फेलियर, जब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर हम इसको चला ना पाए या अच्छी तरह से उसको मज़ीद बढ़ा ना पाए तो क्या डर होगा, आप फाइनेंशियल जो है वो लॉस कर देंगे। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारी मदद करती हैं, या इसमें हमारे पास क्या है, इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो हमारे चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे होते हैं उसको फेस करने में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क डेवलपमेंट आ जाती है। ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर जब हमारी मदद कर रहा होता है ना, उसके दौरान ही हमारे पास नेटवर्क डेवलपमेंट भी आती है, क्योंकि हम अपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं डिफरेंट एरियाज से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मार्केट की नॉलेज भी होना ज़रूरी है कि मार्केट में इस वक्त किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ का ट्रेंड नहीं चल रहा। उसके बाद हमारे पास जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या उसके लिए हमारे पास स्किल्ड लेबर मौजूद है कि नहीं। उसके बाद इसके लिए हमारे पास लिमिटेड फाइनेंस होती है। ठीक है, और फिर इसमें हमारे पास डिज़ाइनिंग इश्यूज भी आ रहे होते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से डिज़ाइन करें। इंफॉर्मेशन स्टेजेस ऑफ न्यू वेंचर क्रिएशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन सीकिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इंफॉर्मेशन। हमें एक कल्चर, या अगर हम किसी चीज़ के अबाउट बना रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, तो आपको उसके कल्चर के अबाउट भी पता होना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कपड़ों की मिसाल ले लेते हैं। अब पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर शलवार कमीज़ पर ही फोकस किया जाता है, तो आप शलवार कमीज़ पर ही फोकस रखेंगे, ना कि पैंट शर्ट टी शर्ट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, एक जो आप इरादा करें वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आप सर्विस दे रहे हैं, उसके अबाउट आपका आइडिया जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपकी नॉलेज जो है वो कम्पिटिट करने के लिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और प्राइस जो है वो आपकी जो जिससे आप कंपटीशन कर रहे हैं उसके मुकाबले हाई हो या कम हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट भी मैटर करते हैं, आपकी प्रोडक्ट कैसी है। ठीक है, आपने जो चैलेंजेस को फेस करना है उसके अबाउट भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टार्टअप फेस, जो स्टार्टअप हमारे पास क्या होता है कि स्टेप्स मस्ट बी टेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। स्टार्टअप क्या होता है, वो स्टेप्स जो आप अपनी ग्रोथ या अपने कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए स्टेप्स उठाते हैं, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, आफ्टर बिजनेस एस्टेब्लिश नेटवर्क्स आर developed which help in growth. You might go for training to grow. Several certified trainings are available for this purpose. अब की पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमने देखने हैं, वो क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर हैं। इकोनॉमिक फैक्टर जो है एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही, उस पर एक एंटरप्रेन्योर ने बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होता है कि हमारे पास हमारे इकोनॉमिक फैक्टर क्या हैं, हमने उसको माइंड में रखना है, और फिर ही हमने कोई ना कोई अपना वेंचर जो है वो बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं, वो हमने पढ़ना है कि विच सोर्सेज आर मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। हमें किन चीज़ों तक हमारा पहुंचना मुश्किल है, ये लेना मुश्किल है। व्हाट आर द वेज टू ऑब्टेन, हम उनको किस तरह से हासिल कर सकते हैं। मुश्किलात और इशू हमने क्या फेस करने हैं। ठीक है, सीकिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस स्मूथली। मार्केट इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन is very important. Factors regarding product development or product development must be clear. आपकी जो जो आपने प्रोडक्ट डेवलप करनी है उसके अबाउट आपके जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। कंपटीटर्स इंफॉर्मेशन अलोंग विद लेवल ऑफ कंपटीशन मस्ट बी गैदर्ड बिफोर हैंड। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप मायोपिया क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एक कामयाब इंटरप्रेन्योर की कहानी को पढ़ते हैं और जी आप उसको कहते हैं कि ठीक है मैं भी ये करूँगा, लेकिन आपने उसके बैकग्राउंड के जो उसने चैलेंजेस फेस किए होते हैं आप उनको नहीं देखते हैं, उसको कितना टाइम लगा इसको बनाने में, बढ़ाने में, उसने क्या किया, स्टोरी उसने क्या क्या चीज़ों को फेस किया है। तो आपने इन सबको नहीं देखा तो इट्स मीन्स आपने कुछ भी नहीं देखा अभी तक, उसने जो कारोबार स्टैंड किया। ये क्या है कि इज अ कंसेप्ट विच स्टेट दैट समटाइम्स न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड रीड स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड ओवरलुक द स्ट्रगल्स ऑफ देम विच frustrates these new and potential entrepreneurs if they do not reach a similar point of success. ये वो यही कह रहे हैं कि अगर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर की स्टोरी उसके सक्सेसफुल स्टोरीज को पढ़ता है, अगर वो पढ़ लेता है तो वो अपने एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर है बन सकेगा। नहीं तो वो बीच में ही अपना इरादा जो है वो छोड़ देगा, उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी वो ख़त्म हो जाएगी और वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अपने वेंचर को क्रिएट करने में।
अच्छा, तो अब अगर हमने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो बाय कर लिया है, तो हमें उसको बाय करने के ख्याल खरीदने के वक्त किन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ के अबाउट हमें बताना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वुड ऑल्सो बी प्लस, कि आपका क्या उस इंडस्ट्री के अबाउट एक्सपीरियंस है, कि आपने उसमें पहले काम किया है, क्या आप उस इंडस्ट्री के अबाउट नॉलेज रखते हैं, पॉसिबिलिटीज़ रिगार्डिंग पोटेंशियल ऑफ एक्सपेंशन और एटलीस्ट मेंटेनेंस एट करंट लेवल, कि आपको उसमें आपका पोटेंशियल कितना है, उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कि आप नहीं कि आपने उसी लेवल पर चलाना है, आप उसको कितना मेंटेन कर सकते हैं या उसकी कितनी मेंटेनेंस होने वाली है, ठीक है। आपको करंट कस्टमर्स के अबाउट पता होना चाहिए कि उस बिज़नेस में करंट कस्टमर्स किस तरह से हैं, मार्केट के ट्रेंड्स को भी रखना चाहिए, ठीक है, जहन में। जब आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय कर रहे हों, उसके बाद आपने उसके पेमेंट्स मेथड का भी ख्याल रखना है कि जो बायर है, आप बायर हैं, और जो आपको बिजनेस देने वाला है वो किस तरह की पेमेंट के अबाउट बात कर रहा है, क्या वो किसी इलीगल पेमेंट के अबाउट तो नहीं बात कर रहा, या कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं जो आपसे ज़बरदस्ती निकलवाई जा रही है, या कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं जो नहीं बनती लेकिन फिर भी वो आपसे कह रहा है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखना है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसे रिलेट करते हैं कि जब आप एक न्यू बिज़नेस में एंटर हो, तो कौन सी बातें जो हैं वो आपको जहन में रखनी चाहिए, कि इज़ इट रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस, क्या ये आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के अब से रिलेट करता है या नहीं, क्या ये हमें प्रॉफिट दे सकता है, वुड इट बी प्रॉफिटेबल टू डिवर्सिफाई बिजनेस मॉडल, सस्टेनेबल इशू मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड, कि बिजनेस मॉडल जहाँ से सस्टेनेबल है, कि हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं, क्या ब्रांड की इमेज गुड है कि नहीं, कि हम जिसकी वजह से हम उसको बाय करें, क्या उसकी मुआशरे में या कोई जहाँ पर ये लोकेट है वहाँ पर उसको अच्छी नज़र से देखा जाता है कि नहीं, वहाँ पर उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। ये हमें तमाम चीज़ों को जहन में रखना चाहिए एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करने से पहले। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेज ऑफ बाइंग एंड डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आ जाते हैं, कि जब हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करते हैं तो सबसे पहले जो आपका एडवांटेज है कि आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप पहले हम एडवांटेजेस ही पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, कि सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। क्या वो एक अच्छी लोकेशन पर है, ठीक है। अच्छी लोकेशन भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट करती है। एम्प्लॉयज़ और सप्लायर्स जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपके जो इक्विपमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके बिज़नेस में, क्या वो ठीक है, कि आपको उसमें मज़ीद कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिव क्वालिटीज़ ऑलरेडी नोन, मतलब कि जो आप प्रोडक्ट बनाना है, मतलब जो आप ख़रीदने जा रहे हैं बिज़नेस के, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है क्या वो अच्छी तरह से पहचानी जाती है, क्या उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, उसकी किस तरह से प्रोडक्शन हो रही है। अब इन्वेंट्री जो है क्या अच्छे तरीके से पड़ी हुई है, क्या वो अच्छी हालत में है, क्या उनको दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत तो नहीं। अब आपका जो एक्सपीरियंस भी है वो भी बहुत ही मैटर करता है, जो आपने अभी बिज़नेस ख़रीदा है। ये जो आपने जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस बाय किया है वो आपकी टाइम को भी सेव करेगा, आपकी एनर्जी को भी सेव करेगा, और जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेगा, ठीक है, जो आपने न्यू तरीके से एक वेंचर बनाना है उसके लिए, ठीक है। कस्टमर्स की जो मार्केट में वैल्यू है, कस्टमर्स के सामने जो वैल्यू है और मार्केट में जो वैल्यू है आपके बिज़नेस की, वो वैसे ही रहेगी, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे चलाते हैं तो वो वैसे ही रहेगी, ओके। उसके बाद डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, कि अगर बिज़नेस जो है वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, ठीक है, रिसीवेबल्स जो हैं वो पहले की तरह आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, बिज़नेस मॉडल जो है वो फॉल्टी है, आपको दोबारा से उसके लिए इक्विपमेंट्स जो हैं आपको तमाम सब कुछ जो है वो पहले से करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो सप्लाई चेन डिलीवरी सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। सम टाइम ऐसे होता है कि जो आपका जिसको कहते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो पुराने जो होते हैं, जो पुराना बिजनेस चला रहे होते हैं, उनके साथ इतना लॉयल होते हैं, फिर जब वो छोड़ के जाते हैं आप उन पर डिले नहीं कर सकते, वो भी आपको छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आपकी जो प्रॉपर सप्लाई चेन और डिलीवरी सिस्टम है होना चाहिए। लोकेशन जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री होगी तो आपकी जो लोकेशन है अच्छी नहीं होगी तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा, ठीक है।
कंपटीटर्स माइट हैव परचेज अपडेट इक्विपमेंट, जो कंपटीटर्स हैं उनकी अपडेटेड इक्विपमेंट है कि नहीं, अगर वो आउटडेटेड है तो आपको इन्वेंट्री की भी कॉस्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल असेसमेंट मस्ट बी इंक्लूड, कि फाइनेंशियल असेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने ध्यान रखना है कि आपसे कोई ओवर प्राइस बिजनेस तो नहीं खरीद रहे, या आपसे कोई ओवर प्राइस तो नहीं मांगे जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती होती हैं, जैसे कि रिसीवेबल, पेबल्स, कैपिटलाइज, ये आपने सब कुछ पढ़ लेना है इसमें फाइनेंशियल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। बस जो हाईलाइट किया ना आपने, बस पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव ब्रांड इमेज जो है, रिपीटिशन में बायर जो है वो कोलैप्स कर, अगर हम आपकी जो बिजनेस खरीदना है उसकी नेगेटिव रेपुटेशन है तो वो बायर को क्या कोलैप्स कर देगा और आपको प्रॉफिट भी तो नहीं ना देगा। अब क्रूशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाती है। डॉक्यूमेंटेशन में कि आपके जो सीक्रेट क्या नाम है, कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपसे छुपाई तो नहीं जा रही है, अगर उस पर कोई कर्ज है तो क्या वो डॉक्यूमेंट बीच में है कि नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बिज़नेस के जो अब जो पुराना ओनर था वो बिज़नेस के तमाम राजों को जानता है जो आप चला रहे हैं, ठीक है। अब वो जो है, जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं मे लीव, जब वो अचानक छोड़ जाते हैं उसके उसके ओनर छोड़ने के बाद भी, तो भी आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स भी हैं वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते होते हैं। फाइंडिंग आउट वाई, हमने देखना है कि जो बिज़नेस है वो फॉर सेल क्यों होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी स्टार्ट होता है। या तो वजह बताते होते हैं कि या तो वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज हो गई है, या तो वो अपनी बीमारी की वजह बताते हैं, ठीक है। कुछ बताते हैं कि हम रीलोकेट कर रहे हैं, यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी शॉप को तो ना रीलोकेट कर सकते। फॉर एग्जांपल फास्ट फूड की शॉप है, वो आपको सेल करना चाहते हैं, वजह बताएगा ओल्ड एज है या इलनेस है, या वो कहीं जा रहा है तो अपनी शॉप को नहीं चला सकता, तो आप उसको ले लें। या वो अपना एक बिजनेस चला रहा है लेकिन उसको एक अच्छी जॉब की ऑफर आ गई है कंपनी से, तो उसको छोड़ना चाहता है। अब दूसरा जो है, ये तीन तो हैं, अगर ये तीन तो हैं तो फिर आप खरीद लें, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर लास्ट थ्री जो हैं, अगर ये वजूहात है तो फिर आपको जो आप जो है वो रिस्क ही ले रहे हैं कि जो अगर ओनर है वो बताता है कि जो मुझे बिजनेस है वो प्रॉफिट नहीं दे रहा, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्रेंचाइजर का वो एंड होने वाला है और जब उसको अपने नाम से चला रहा है तो वो उसका बिजनेस तब भी नहीं चल रहा, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो बिजनेस है वो फ्यूचर में नहीं चलेगा, ठीक है। आपको फिर उन तमाम चीज़ों में या बिजनेस इज नॉट गोइंग टू ग्रो इन फ्यूचर, या फिर आप फ्रेंचाइजर माइट हैव एंडेड एंड बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल वाइल विद लोकल ब्रांड नेम्स हो। तो ये आपने ना सब ये जो अंडरलाइन किए हैं या जो हाईलाइट है, ये आपने सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेना। वजूहात भी पूछी ही जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल डाटा को एग्जामिन करने के लिए आपने क्या क्या देखना है कि आपने पिछले 5 साल के जो टैक्स और स्टेटमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल, वो आपने सारी देखनी है कि वो किस तरह से शॉप की चल रही थी। आपने फाइनेंशियल डाटा जो मिसलीडिंग है आपने उसको देखना है, जैसे एसेट्स ओवर वैल्यूड के जो विरासत जो आपको जायदाद जायदाद कह रही हूँ सॉरी, जो आप ज़मीन पे जो दुकान खड़ी हुई है क्या उसकी ओवर वैल्यू तो नहीं आपसे ली जा रही, कि आपसे एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बताए जा रहे, या जो इनकम है वो आपको अंडर रिपोर्ट या इन रिपोर्ट तो नहीं बताई जा रही। अंडर रिकॉर्डेड डेब्ट्स जो कर्ज हैं वो तो लिखे नहीं हुए, और लेकिन दुकान पे जो है वो बहुत से पहले से ही कर्ज हों। एडजस्ट एसेट वैल्यूएशन टू रिफ्लेक्ट द ट्रू स्टेट ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्युएटिंग अवेलेबल बिजनेस। While evaluating about existing business, आपके hasty decision would not be made. Professional services must be required. कि अकाउंटेंट को आपको लाजमी इंक्लूड करना पड़ेगा जब भी आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो ले रहे होंगे, क्योंकि अब आप लाखों रुपए खर्च करने जा रहे हैं तो आप 1,000 की फीस अकाउंटेंट को दे देंगे तो आपके लाखों के पैसे डूबने से बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत से ज़्यादा वो एक्सपर्ट होते हैं और वो जानते हैं कि बिज़नेस की वैल्यू क्या है और कैसी है, ठीक है। वो तमाम इन्फॉर्मेशन के अबाउट जानते हैं। अब वहाँ पर लीगल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, बहुत से पेपर साइन करने होते हैं, बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो आपको अटर्नीज भी बीच में इंक्लूड करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके डोमेन एक्सपर्ट्स भी आपको डालने पड़ते हैं ताकि वो आपको स्पेसिफिक फील्ड के अबाउट अच्छे से गाइड कर पाएँ। उसके बाद हमारे पास इवैल्यूएशन मेथड्स आ जाते हैं। इवैल्यूएशन मेथड्स में सिर्फ और सिर्फ आपने मेथड्स के नेम ही अच्छे से पढ़ने हैं। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में अगर एक आधी लाइन देकर पूछा गया हो कि ये कौन सी अप्रोच है, तो उसके लिए आप एमसीक्यूज़ के लिहाज से पढ़ लें कि एसेट बेस वैल्यू अप्रोच क्या होती है। एसेट वैल्यू प्राइस इसमें डिटरमाइन किए जाते हैं।
इसमें जो बायर है और सेलर जो है वो आपस में किसी चीज़ पर बात पर एग्री नहीं होते। तो अगर मतलब कि एसेट किसे कहते हैं, असासों को कहते हैं। एसेट का मतलब क्या होता है, असासों में क्या रनिंग बिजनेस का इतना असासा बनता है कि नहीं बनता। आप उसको कोई छानबीन करते हैं और आसपास में जो बिजनेस सेल हो रहे होते हैं उस तरह के आप उनसे पूछते हैं कि क्या वो इतने का सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन में आता है। लेकिन रिसर्च में क्या आता है कि आप जो कारोबार खरीद रहे हैं क्या वो इतनी वैल्यू का है भी कि नहीं है। ठीक है, मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन में क्या होता है कि आप देखते हैं कि वो जो बिजनेस हम खरीद रहे हैं क्या वो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, और किस कैपेसिटी के लिहाज से हमें वो प्रॉफिट देगा। कैश फ्लो बेस्ड एवेल्यूएशन मॉडल क्या होता है, इसमें हमारे पास हम कि वो किस तरह से पास्ट में उसका फ्लो, उसका कारोबार किस तरह से चला है, पास्ट में उसकी क्या रेपुटेशन थी, तो उस लिहाज से भी कैश बेस्ड फ्लो बेस्ड एवेल्यूएशन अप्रोच जो है वो, ये हमारे पास 4 इवैल्यूएशन मेथड्स हैं। ठीक है, उसमें से ये भी एक इवैल्यूएशन मेथड ही है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ फ्रेम कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, उसमें आपने पढ़ना है कि कैपिटलाइजेशन क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट क्या है। ये वो रेट है जिसमें हम बिजनेस को पर री इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम उसको खरीद लेते हैं अर्निंग के लिए, हम दोबारा से उस पर री इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि जो हमने उसमें से कमाया होता है हम उस पे से दोबारा हम उसी पर लगा रहे होते हैं, तो ये कैपिटलाइजेशन रेट होता है। अब इसकी ना बहुत ही मुझे अच्छी लगी थी, वो एलएमएस में है एक 50 स्लाइड, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। यहाँ से समझाना ज़्यादा आसान है कि कैपिटलाइजेशन रेट में रिस्क जो है अगर हाई है, तो अगर हम रिस्क भी हाई है और हाई कैपिटलाइजेशन रेट है, मतलब कि आप ज़्यादा उस पर लगा रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, लगा उससे ज़्यादा जितना आ रहा है, उससे जितना आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप उसे 20 रुपीज़ कमा रहे हैं ना, तो आपको उस पर 40 लगाना पड़ रहा है, तो क्या होगा कि वो आपको कम फ़ायदा देगी। ठीक है, तो क्या होगा उसका कम, क्या होगा, फेम होगा, लो फेम। तो आपने इसको इस तरह से पढ़ना। ठीक है, इसी तरह अगर आपने रिस्क लिया, अगर रिस्क जो है वो लो है तो लो कैपिटलाइजेशन रेट है तो हाई फेम वैल्यू होगी। आपने उसको ध्यान में रखना है कि रिस्क अगर हाई होगा तो हाई कैपिटलाइजेशन रेट होगी, तो लो फेम होगा। अगर रिस्क लो है तो लो कैपिटलाइजेशन रेट है और हाई फेम है, क्योंकि रिस्क जो है अगर लो होगा, 20 रुपीज़ कमा रहे हैं उसमें 10 रुपीज़ लगा रहे हैं, 10 रुपीज़ लगा रहे हैं, तो हाई फेम है, 10 रुपये तो बच रहे हैं, कम से कम आपके पास कुछ तो बच रहा है, तो फ्यूचर में आपको ये भी कुछ ज़्यादा ही अर्न कर देगा। ठीक है, तो ये फेम जो है हमारे लिए वैल्यूएबल है। उसके बाद प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट हमारे पास क्या होती है, वो यहाँ से समझते हैं। प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो हाई है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कैपिटलाइजेशन लो है, फेम जो है वो लो है। कैपिटलाइजेशन का इधर से समझते हैं, जस्ट ग्रोथ रेट अगर हमारी हाई है तो लो कैपिटलाइजेशन है, और फेम की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, कि अगर वो कारोबार जो है जो हमने खरीदा वो ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसकी। ठीक है, तो उसमें हमें लो अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उस तरह हमारी फेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इस तरह अगर उसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है वो लो है तो हमें उस पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो वैल्यू है फेम की वो लो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर फैक्टर्स जो है हमने कंसीडर करने होते हैं बिजनेस को वैल्यू करने में। देयर आर सम नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर जो हमने वैल्यू इन इवैल्यूइंग का बिजनेस। तो सबसे पहले है कंपटीशन, कि आपके पास कोई प्रेशर तो नहीं है जहाँ पर आप जो चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं वहाँ पर आस पास जो है ये कंपटीशन तो नहीं है। ठीक है, मार्केट में जो कस्टमर की वैल्यू है वो ज़्यादा है कि कम है। उसके बाद क्या आपकी जहाँ पर शॉप लोकेट करती है वहाँ की क्या पॉजिटिव चेंजेस है, वहाँ का माहौल कैसा है। ठीक है, अब कोई आप दुकान खरीदे हैं कि उसकी कोई लीगल कमिटमेंट्स जो मतलब कि पुराने कागजात कोई छुप तो नहीं रहे आपसे, कोई एग्रीमेंट्स, कोई रेंटल प्रॉपर्टी या कोई कर्ज वगैरह तो नहीं है उन पर, जिसकी वजह से आप जो है वो मुश्किल में आ सकते हैं। फिर ट्रेड यूनियंस, आपने देखना है कि आपने एग्रीमेंट करने के बाद जो आपने पैसे हैं वो किस तरह से देने हैं। ठीक है, आपकी जो शॉप है वो कहाँ पर लोकेट है, आपने वो भी देखना है कि उसकी अच्छी हालत है क्या उसकी बुरी हालत है। ठीक है, उसके बाद उसके पहले जो ओनर है उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया और आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। प्रोडक्ट की प्राइसेस भी आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखने हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके प्राइसेस क्या हैं और आपसे किस प्राइस पर ली जा रही हैं।
उसके बाद नेगोशिएटिंग एंड क्लोजिंग द डील। अब यहाँ पर आपने डील कर लिया, अब आपने क्या करना है, ठीक है। टर्म्स ऑफ परचेजेस हमारे पास हैं एसेट परचेज और टोटल एंटिटी। एसेट्स परचेज का मतलब है कि आप वहाँ के असासे खरीद रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ें खरीद रहे हैं। एक असासों को खरीदना मतलब शेयर्स को खरीदना भी एक और चीज़ है, ठीक है। जब आप शेयर्स को खरीद लेते हैं तो आपके नाम कोई चीज़ नहीं लग जाती, ओनर वही रहता है। लेकिन अगर आप टोटल एंटिटी खरीद लेते हैं तो बिजनेस जो है वो आपका हो जाता है और सारा होल्ड भी आपका ही होता है। आइडेंटिफिकेशन क्लॉज का मतलब क्या है कि आपने जो आइडेंटिफिकेशन क्लॉज का मतलब क्या है कि आपको एग्रीमेंट के दौरान आपने इस तरह का भी एग्रीमेंट करना है कि अगर जो ऑनर है उसने मेरे से कोई बात छुपाई है, वो फ्यूचर में जाकर राज खुल जाता है, या इस दुकान पर कर्जे हैं या ये रेंट की प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह, तो इस लिहाज से जो तमाम जो नुकसान होगा वो ऑनर को ही उठाना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। ये आइडेंटिफिकेशन क्लॉज लाजमी लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट इन फुल पार्शियल एंड इसमें यहाँ पर क्या है कि आपको पेमेंट इन फुल और पार्शियल पेमेंट ओवर टाइम कि आपको सबसे पहले 30% पेमेंट करनी चाहिए जब भी आप कारोबार किसी भी चलते कारोबार को 30 या 40% आप पेमेंट करें, और जो बाकी 3 से 4 इंस्टॉलमेंट रखें वो भी साल साल के बाद रखें, ताकि जो भी चीज़ आपसे छुपी हुई होगी तो वो आपको पता तो चली जाएगी, तब तक आपके तमाम पैसे तो नहीं ना डूबे होंगे, कम से कम कुछ तो बच जाएंगे, और वैसे भी आइडेंटिफिकेशन क्लॉज की वजह से वो पैसे भी रिकवर हो ही जाएंगे। अब क्लोजिंग द सेल में जब आपने क्लोज कर ही लेनी है तो आपकी थर्ड पार्टी मौजूद हो, मतलब कि कोई लॉयर जो है वो मौजूद हो जिस जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करे, सेल बिल ऑफ सेल को, टैक्स सर्टिफिकेशन को, पेमेंट को, तमाम चीज़ों को चेक कर लें। तो उम्मीद है आपको थीम नंबर 2 की भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं थीम नंबर 3 में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।